हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली ये क्लास आप सबकी, ये 25 प्रश्नों की स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, बीच में क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि जितने भी लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। पहले सबसे आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं तब तक इसको थोड़ा सा डार्क कलर में कर लेता हूँ, जिससे कि आप सभी को आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस, जो कि यूनान के निवासी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो यूनान से रिलेट कर रहा है वो है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत भी माने जाते हैं। और मेगास्थनीज जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या? ग्रीस, जो कि यूनान से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनान के निवासी थे, ग्रीस के निवासी थे। चलिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अशोक ने जो है कलिंग विजय जब प्राप्त किया था, तब जो है राज्यभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है इसका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 13वां, मतलब सी वाला जो है 13वां शिलालेख है, ये सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी तुलना में जो है अन्य शिलालेखों की व्याख्या कम है। मतलब इस शिलालेख में बहुत अधिक मात्रा में व्याख्या के साथ जो है अशोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हुमायूं है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आरंभ में जो है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अकबर का जन्म जो है वो सन 1524 ईस्वी में हुआ है। ये चीज तो आप सभी लोगों को पता होगा। अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है। और अमरकोट के राजा जो है बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ है। अमरकोट के जो राजा बीरसाल है, इनके महल में अकबर का जन्म हुआ है। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उसकी आयु केवल कितनी थी? 14 वर्ष थी। किसकी? अकबर की। अकबर की आयु 14 वर्ष से भी कम मानी जाती है। और बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक बना, और अकबर ने जो है उसे अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त किया, और उसे जो है खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी का बैरम खां जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनका संरक्षक बना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी, आप सभी लोग समझ गए होंगे। 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी, पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध। जी हाँ, पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू
मतलब जिसे हम लोग हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अकबर और हेमू यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के दौरान जो है भारत का वायसराय कौन था? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है हुआ था। ठीक है, तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर सकते हैं, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट है, जो कि सन 1899 से सन 1905 ईस्वी, जी हाँ, 1899 से सन 1905 ईस्वी ये समय था। 1899 से सन 1905 ईस्वी तक जो है बंगाल विभाजन के दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे? लगभग 6 सालों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सन 1805 से सन 1807 के शासनकाल में जो है भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर बेल्लोर विद्रोह हुआ था, जो कि सन 1806 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरठ छावनी में सन 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बताने का प्रयास कीजिए। छावनी जो कि बहुत ही साफ सुथरा एरिया माना जाता है, तो मेरठ छावनी में जो है सन 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, काफी सारे लोग बता रहे हैं 10 मई सन 1857 ईस्वी। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं हिंदी में, तो वो थे आपके जीवी वावालकर। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सबसे अधिक कार्यकाल जो है इन्हीं का रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 जनवरी सन 1980, ठीक है, 22 जनवरी से सन 1980 से लेकर 18 दिसंबर सन 1989, ठीक है, लगभग 9 सालों तक इनका जो है शासन रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अगर एक महीना और व्यतीत कर लेते दिसंबर तक, तो ये लगभग 11 सालों तक इनका शासन रहा है। ठीक है, किस चीज में? लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल में सबसे अधिक शासन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर दिए गए हैं, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है ऐसा कहा गया है कि राज्यसभा जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग देख सकते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विपक्ष के नेता को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पहले एक चीज जान लेना है कि अंडमान और निकोबार, जी हाँ, ये द्वीप समूह तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह लगभग जो है द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों से लगभग मिलकर बनी है, और इस द्वीप समूह में एल एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है?
यूनिवर्स बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिपकी, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग ध्यान में रखिए कि भारत में जो है सबसे कम ऊंचाई वाली जो चोटी है किस पर्वत की है? तो यहाँ पर आपका मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंचनजंगा जो है ये आपकी केटू पर्वत के नाम से भी जानी जाती है। और विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? इंडिया में स्थित है। और इसका कुल क्षेत्र जो है लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए, सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ तंजानिया जो कि रबात से रिलेट करेगा क्या? केन्या और नामीबिया, या आपका यहाँ पर मोर मोरक्को। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तंजानिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों आपका डोडोमा। तो ऑप्शन नंबर ये आपसे तीसरे से रिलेट करेगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर यदि केन्या की, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो है सामने ही दिया है नैरोबी। तो ये आपका दूसरे से रिलेट करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यदि बात करें नामीबिया की, आप सभी को पता होना चाहिए कि बिंड हेयोक यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथे से रिलेट करेगा। और बात करें मोरक्को की, तो ये आपका रबात से रिलेट करेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 3 2 4 1 कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है? 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु जो है चितरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले जो आपके अनुमानित व्यय होते हैं उससे है। और जिसके फलस्वरूप होता क्या है दोस्तों कि सरकार की जो संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में जो पेंशनें बनती हैं लोगों की, ऋण के भुगतान किए जाते हैं, व्यय आदि जो दिए जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो एक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि घाटे के वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मुद्रा स्फीति या आपका अस्फीति या मंदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आय से यदि अधिक व्यय करना हो तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुछ लोगों का मानना है ऑप्शन नंबर बी सही है अस्फीति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मुद्रा स्फीति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। बांके बिहारी कृष्ण जी की एक रूप के, कृष्ण जी का एक रूप माना जाता है इस मंदिर को। तो जो इस मंदिर में प्रदर्शित करता है कृष्ण जी की बहुत सारी कहानियों को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कुशीनगर, संकिका, सारनाथ, श्रीवास्तव, यहाँ पर जो है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। सारनाथ आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए, रूपी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। बताइए, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़।
तो दोस्तों अब फतेहपुर सीकरी कुछ लोगों का मानना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कि लगभग 60 फीट ऊंचा एक दरवाजा है, जिसे नवाब आसफ उद दौला ने जो है सन 1784 से 1786 ईस्वी, मतलब लगभग 2 साल तक इसे बनवाने में लगाया था। चलिए अगला प्रश्न, आपका लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इखलास खां का रोजा जो है मकबरा उत्तर प्रदेश के जिले एक बदायूं जिला है यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।